Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। ICT की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ में मैं आया हूं और आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस की। इसके पहले की क्लास में आपने देखा था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि कुछ इंटरनेट का यूज़ करके और प्रोडक्ट को बाई करना, सेल करना और व्यापार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना। उसको हम क्या बोल रहे थे? ई कॉमर्स बोल रहे थे। लेकिन जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट के जितनी भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए या कंट्री में ओवरऑल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को हम ऑनलाइन सप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन चीज़ों को करते हैं या सरकार जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सारी चीज़ें करती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये ई गवर्नेंस है। तो जो चीज़ें ऑफलाइन फॉर्म में हो रही थी वही चीज़ें कहीं ना कहीं आज ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होने लगी हैं। तो ई गवर्नेंस के अपने आप में कुछ फ़ायदे हैं। ई गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ सुधार लेकर आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। और अगर आप ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस की बात करें, या अगर आप गवर्नमेंट के काम को अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता जो है वो नज़र आती है। इसीलिए आज जो हमारी बात करेंगे वो ई गवर्नेंस की, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से चीज़ें इसको हम देखते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके टाइप क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो उससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम एक दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ई गवर्नेंस जो है वो होता क्या है। ई गवर्नेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है, कुछ नहीं है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई कर रही है किस चीज़ की, अपने इंफॉर्मेशन की, और या फिर मान लीजिए कि वो क्या कर रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो जब ये बोला जाता है कि जो भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसको हम क्या करते हैं, आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है हम उसका प्रयोग करके उसका समन्वित प्रयोग करते हैं, उसका कंबाइंड फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये ई गवर्नेंस है। तो आप ये देखिए कि पहले गवर्नमेंट अपने चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की सूचना को प्रकाशित करने के लिए वो क्या करती थी, एडवर्टीजमेंट देती थी पेपर के फॉर्म में, अलग अलग मैगजीन में, अलग अलग न्यूज़पेपर पे वो चीज़ें जो हैं वो प्रदर्शित की जाती थी। सर्विसेज जो हैं वो भी ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब हम किस मोड पर आ रहे हैं, अब हम चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए उसने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली। इन्फॉर्मेशन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और जल्दी से जल्दी और आसानी से पहुंचाने के लिए उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कर लिया। अब उन प्लेटफॉर्म, उन वेबसाइट के जरिए वो क्या कर रही है, वो लोगों तक, सिटीजन तक, बिजनेस तक, या अलग अलग कंट्री में जो चीज़ें, उन सभी तक जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली पहुंचाई जानी है, उनको आप किसी भी ऑफलाइन मोड पर तो दे रही हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। दूसरा सर्विसेज, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको पहले सरकार के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट करना होता था, मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता था, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए कभी कभी इन द सेंस कि आपको क्या करना होता था, जो भी लोकल गवर्नेंस है उस लोकल गवर्नमेंट के पास में जाना होता था। अगर आप गाँव में रहते तो पंचायत, और अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन, डिपेंड करता है कि उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है। उनके आधार पर ये डिसाइड होता है कि भाई कहाँ पर जाना है और हमको कहाँ पर उस प्रॉपर्टी टैक्स को, उस बिल को हमको पे करना है। अब ये चीज़ें गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपको ऑफिस तक आने की आवश्यकता नहीं है, ये जो सर्विस है, ये जो चीज़ें हैं, ये हम आपको आपके घर पर बैठे हुए आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, जितनी भी गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन है, इन सभी को अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोगों तक पहुंचाती है, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हम गवर्नेंस बोलते हैं, हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो याद ये रखना है कि ई गवर्नेंस जो है वो कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक, अगर आप ई कॉमर्स और बाकी चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो ई गवर्नेंस सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। ई गवर्नेंस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किया गया जो काम है, सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ फैक्चुअल पर्सन देखिए जो गवर्नेंस के फील्ड को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं और उस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं इंडिया में। तो 1970 की अगर मैं बात करूं तो आपको ये ईयर के साथ में इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो 1970 की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। 1976 की अगर मैं बात करूं तो एनआईसी आपने सुना होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है 1976 में। 1987 की बात करें तो नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। 1987 में लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, तो जिला स्तर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है 1987 में। 1988 की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको आप नेस्कॉम के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जिसके अंडर में आज मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, उसकी स्थापना जो है वो की जाती है। 9 जून 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पास किया जाता है और इन एक्ट में, इस अधिनियम में अलग अलग प्रकार से कानून बनाए जाते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंटरनेट के फॉर्म में काम जो है वो करेंगे, उससे संबंधित नियम जो हैं वो क्या होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईयर 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद, ये याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद में है। तो यहाँ पर 2002 में स्थापित किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट हैदराबाद में। ईयर 2006 की अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसकी शुरुआत की जाती है और अलग अलग प्रकार से प्लान जो है वो डेवलप किए जाते हैं। 16 जुलाई 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर, इसी को आप जानते हैं CSC, राइट। आजकल पहले जिस तरीके से आप एमपी ऑनलाइन का बोर्ड जो है वो देखते थे, आज उसी तरीके से हर गली में आप क्या देखते हैं, आप CSC देखते हैं। CSC जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर है और इस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप डिफरेंट टाइप के जितने भी ई सर्विसेज हैं उनका आप एग्जीक्यूशन या उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, CSC के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2015 हमारे कंट्री के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बोला डिजिटल इंडिया। तो हम डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं, हमने की है 2015 में। और इसी डिजिटल इंडिया की सीरीज़ में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ताकि सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम ट्रांसपेरेंसी लाएं, लोगों तक उन सर्विसेज को आसानी से पहुंचाएं और एक्चुअल में उन चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें। उसके लिए डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव की और मैं ये बोलता हूँ कि गवर्नेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो बोला टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द सिटीजन्स। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सेवाएं हैं वो बेहतर रूप से नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। आप पहले देखिए कि अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती थी और वो किसी भी विभाग में जाते थे, है ना, तो वहां पर क्या होता था कि पहले इस बाबू के पास में, फिर इस बाबू के पास में, फिर यहाँ से, तो टेबल बाई टेबल चीजें जो हैं वो चल रही। और समस्या इस बात की होती थी कि सेवा शुल्क के बिना वो आपकी फाइल जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर और आसान करने के लिए, है ना, इसमें सुधार करने के लिए कॉन्सेप्ट आया और वहाँ पर बोले कि यार ये जितनी सर्विसेज है ना, आप क्या करो, इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया तो ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं। अभी क्या है, अभी आपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई किए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए, जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे आपने यहाँ से अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब क्या होगा, अब अगर 30 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सभी सही हैं और 30 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के एंड से एक्शन भी लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ऑफलाइन मोड पर जहाँ अटकाई जा रही थी सेवा शुल्क के लिए, ऑनलाइन मोड पर आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल रही कि यार हमने इस डेट को एक एप्लीकेशन दिया, हमने इस डेट को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इस डेट को ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँची, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, सारी प्रोसेस आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर हम बात करें तो ये बेटर सर्विस ही तो है। जहाँ पर आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब घर पर ही बैठकर आप देख सकते हैं कि अच्छा ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, ये एक डेट जो है वो आपको पता होती है, ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक सर्विस की अगर बात करें, सेवा की अगर बात करें, तो बेहतर सर्विस जो है वो प्रदान की जाती है।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जवाबदेहिता जो है वो इसमें देखने को मिलती है। पारदर्शिता ये कि किस तरीके से काम हो रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा है, ऐसा लाल फीताशाही और बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ी कम हो रही हैं इसकी वजह से। तो ट्रांसपेरेंसी तो आई है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के आने से जो भी एम्प्लॉय उस काम को करने के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर जवाबदेहिता बन रही है, अकाउंटेबिलिटी बन रही है। उसको पता है कि यार जो ये काम हो रहा है ये सबको पता है ना ये चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन है। ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है, तो काम जो है वो अपने आप में बेहतर हो जाएगा। सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। स्टार्टिंग के दिनों पे ऑफलाइन फॉर्म पे जब आप देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यार गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी योजनाओं को लेकर आती है, लेकिन वो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बहुत सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण निवासियों को मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि वो लोग जागरूक ही नहीं होते थे, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म पर या इस ई गवर्नेंस के फॉर्म पर पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जो है वो किसको प्रोवाइड कर रही है, पब्लिकली कर रही है। जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पब्लिक तक पहुंचाना है उसको वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस तक पहुंचा रही है। तो लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, वो उन चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। अब उनको पता है कि सरकार जो है वो घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, तो उसके तहत वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अमाउंट जो है वो हमको मिलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में जाकर, अगर डिपार्टमेंट उस चीज़ को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वो डिपार्टमेंट में जाकर और फिर चीज़ों को कर रहे हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो लाडली बहना योजना के तहत 12,000 रुपये साल में देगी, पर मंथ 1,000 रुपये। तो उनको ये चीज़ें पता है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है, जब आप जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, तो आप सशक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कारण कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सशक्त बनाया गया है। शासन दक्षता में सुधार हुआ है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जब भी होगी तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के तौर पर ही देखने को मिलेगा। व्यापार और उद्योग के साथ में इंटरफेस जो है उसमें भी सुधार देखने को मिला, राइट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे ई गवर्नेंस के। अब अगर मैं बात करूं कि क्या क्या पिलर हो सकते हैं, तो मेनली अगर आप ई गवर्नेंस की बात करते हो तो ई गवर्नेंस को अगर आप देखोगे तो ई गवर्नेंस में 4 पिलर ऑफ ई गवर्नेंस जो है देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 4 चीजें इसके लिए जरूरी हैं जिस पर ये पूरा का पूरा ई गवर्नेंस जो है वो टिका हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूँ कि लोग जो है वो जरूरी हैं, पीपल जो है वो होने चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो प्रोसेस के बाद अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के बाद अगर मैं बात करूं तो रिसोर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम पिलर ऑफ ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप याद रखिए कि पिलर ऑफ ई गवर्नेंस में 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो इसके लिए जरूरी हैं, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको दूसरा पिलर के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तीसरा, आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपनाती है। और रिसोर्स, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में रिसोर्स जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हो तो ई गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं है। पूरा का पूरा ई गवर्नेंट या ई गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा आपका ई गवर्नेंस जो है वो किस पर बेस्ड है, वो इन्हीं 4 पिलर पर ही बेस्ड है। इसलिए इंपॉर्टेंट है पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, राइट। तो ये चीजें जो हैं वो आप जरूर याद रखिएगा, इन्हीं को कहते हैं 4 पिलर ऑफ ई गवर्नेंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके टाइप की, तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने ई कॉमर्स के फॉर्म में अगर देखा था, जिस तरीके से आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है, उसमें अलग अलग टाइप देखे थे कि भाई बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर है, कस्टमर टू कस्टमर है, इस तरीके की अलग अलग चीजें। उसी प्रकार से यहाँ पर ई गवर्नेंस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर टाइप की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो फिर आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। और चौथे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, राइट।
तो इतनी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो टाइप के तौर पर आपको 4 फॉर्म जो हैं वो इसके याद रखने हैं। एक जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, मतलब दो गवर्नमेंट बॉडी के बीच में, दो गवर्नमेंट यूनिट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा, इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहां पर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में चीजें हो रही हैं तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन है। अगर बिजनेस, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में हो रही तो हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट टू बिजनेस है। और मान लीजिए गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉय के बीच में हो रही है तो वहां पर हम गवर्नमेंट टू ई बोल देते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय बोल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर आप बात करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार से, तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जैसी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करती है। इन सभी सर्विसेज को गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ई गवर्नेंस हो रहा है, वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू सिटीजन के फॉर्म में चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर आप एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि दो गवर्नमेंट के अंडर में दो विभाग जो हैं वो काम कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ डेटा, कुछ फाइल जो है वो शेयर की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल हो रहा है या किसी भी प्रकार से डेटा जो है वो सेंड किया जा रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वो गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, राइट। तो जब गवर्नमेंट की ही एंटिटी के बीच में ई गवर्नेंस देखने को मिले तो वहां पर हम बोलते हैं कि G2G का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की चीजें, जैसे लाइव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री रिपोर्ट्स और पेपर वर्क्स जो है वो भी, और ई सेक्रेटरेट या ई पुलिस या ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात होती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब कंपनी को या जो बिजनेस है उस बिजनेस मॉड्यूल को पूरा का पूरा अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज मिलती है उसको हम गवर्नमेंट टू बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि ई टैक्सेशन है ना, लाइसेंस मतलब लाइसेंस की प्राप्ति करना, गेटिंग लाइसेंस है ना। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिल रही है कि अगर कंपनी जो है उसको टैक्स भरना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई टैक्सेशन के फॉर्म में वो चीजों को एग्जीक्यूट कर सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बहुत सारी चीजों के लिए आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज भी हम कुछ सेक्टर के लिए लाइसेंस सिस्टम जो है उसको चला रहे हैं। तो उस लाइसेंस सिस्टम में हम ऑफलाइन मोड पर अब लाइसेंस लेने नहीं जा रहे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं और उसी ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करने के बाद में लाइसेंस जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो ये पूरी सर्विस जो है वो क्या मिल रही है, कंपनी को मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, लाइसेंस मिल रहा है उस काम को करने के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये सर्विस दी गई वो क्या हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वो भी इसी का पार्ट देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस में अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट और एम्प्लॉय की बात करता हूं तो वहां पर किस प्रकार की चीजें, जैसे मान लीजिए ई लर्निंग मेथड है ना, कंसोलिडेटिंग द एम्प्लॉयज शेयर ऑफ नॉलेज अमंग द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बीच में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार के नॉलेज को ट्रांसमिट करना, किसी भी प्रकार की चीज सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती है, राइट। तो ये ई कॉमर्स के 4 टाइप मेनली देखने को मिलते हैं जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार से चर्चा की आपसे। तो पहला जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मैंने आपको बता ही दिया कि जब एक सरकारी विभाग, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो दूसरे सरकारी विभाग के बीच में इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को ट्रांसमिट करें, आदान प्रदान करें, तो वहां पर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, राइट। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, किन चीजों को आसान बनाता है ये, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में जैसे मान लीजिए कि एक म्युनिसिपल काउंसिल है और एक कोर्ट है, राइट, ये 2 विभाग हैं। अब इन दोनों विभाग के बीच में अगर सरकार, अगर कोर्ट ये बोलता है कि इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये केस आया है, अब उस केस को ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है कि म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में भी उस कोर्ट में क्या कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ पर जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, सर्विस जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है,
राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट टू कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट टू कस्टमर की अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला, बिल पेमेंट करना है आपको, राइट। किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि आपको पानी का बिल देना है, या अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें होंगी वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिलेंगी कि अगर कस्टमर जो हैं उनको मतलब सिटीजन जो है, माफ करिएगा, जो सिटीजन हैं उन सिटीजन को जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं और वो सर्विसेज ऑफलाइन की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई फॉर्म में मिल रही हैं, तो वहां पर हम बोल देते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब कि कंपनी की अगर मैं बात करूं और बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पर जो फैसिलिटी मिल रही है उसको गवर्नमेंट टू बिजनेस बोल दिया जाता है। और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ई सरकार या ई अलग अलग प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही सब चीजों के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतने अलग अलग प्रकार जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक छोटे से पार्ट में हमने ई गवर्नेंस को समझने की कोशिश की है। टॉपिक आपका खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक पर हम आगे भी बात करेंगे, एक दूसरे पार्ट पर भी हम चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारत में, इंडिया में ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, है ना, और क्यों इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और ई गवर्नेंस पर आगे काम करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और ई गवर्नेंस के फॉर्म पर अगर हम देखें तो किस किस प्रकार की चीजें, किस किस प्रकार के काम जो हैं वो देखने को मिले हैं, राइट। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप मैसेज करिए, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है प्रहार बैच की। तो प्रहार बैच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ही ब्रांचेस के लिए एईसी प्लस जो है वो लेकर आया है आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और पढ़ाई को बेहतर बनाने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को टेस्ट करें। टेस्ट करने के लिए एईसी जो है वो प्रोवाइड करता है आपको टेस्ट सीरीज, है ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, PYQs वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, और डिफरेंट टाइप से आप इन चीज़ों को यूज़ करके और अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे, है ना। पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।